Hello everyone, dear student, this is Vipin here. Once again welcome to everyone on our channel Learnopedia. ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आज नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड 1804 कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें उस पर्टिकुलर चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे एसएसटी में जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का मैं ऐसे ऑफलाइन वीडियो आपको लर्नोपीडिया चैनल पर दूंगा, जो एग्जामिनेशन से पहले अगर आप लोग कवर करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए नेपोलियनिक कोड के बारे में देखते हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, अब देखिए नेपोलियनिक कोड में क्या कह रहा है। इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमीशन ऑफ 4 एमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 804। ओके, देखिए ये क्या कह रहा है कि 21 मार्च 1804 को ये फोर्स में आया था। यहाँ मार्च की स्पेलिंग गलत दी गई है, ऐसा लग रहा है एच टाइप होना मिस टाइप हो गया है। ठीक है, मार्च की स्पेलिंग आप सबको पता ही है। तो 21 मार्च 804 को ये पर्टिकुलर लॉ आप कह सकते हो या ये पर्टिकुलर कोड इम्प्लीमेंटेशन में आया था। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, द कोड वॉज इट स्टेट्स एंड क्लियरली रिटन एंड एक्सेसिबल लॉ वॉज एन मेजर स्टेप इन रिप्लेसिंग द प्रीवियस पैच ऑफ फीडबलिस लॉ। ठीक, कह रहा है राजा महाराजा जो भी चीज़ उन्होंने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया था उन सभी चीज़ को चेंज करने के लिए, उन चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए ये पर्टिकुलर कोड या ये पर्टिकुलर लॉ फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, हिस्टोरियन रॉबर्ट हॉल्टमैन, ठीक है, हिस्टोरियन कौन, रॉबर्ट हॉल्टमैन, यहाँ देखिएगा हिस्टोरियन रॉबर्ट हॉल्टमैन रिगार्ड्स इट वन ऑफ द मोस्ट फ्यू डॉक्यूमेंट दैट इन्फ्लुएंस द होल वर्ल्ड। रॉबर्ट हॉल्टमैन ने क्या कहा था, रॉबर्ट हॉल्टमैन ने कहा था कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या ये एक ऐसा लॉ है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करेगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में इस लॉ में क्या क्या चीज़ें थी, एक्चुअली में इस लॉ में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी नेपोलियन के द्वारा। ठीक, देखिए ये सिविल कोड का फिगर है, आप लोग इसको देख लीजिए, ये है सिविल कोड का फिगर। ऐसे ही वो कोड था पूरा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नंबर्स ऑफ चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन ऑन फ्रेंच सोसाइटी एंड ऑल दैट ऑन दोज प्लेसेस, मतलब उन सभी प्लेसेस पे आप कह सकते हो जिसको नेपोलियन ने एनेक्स किया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये लॉ फ्रांस सोसाइटी में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। फ्रेंच सोसाइटी के अलावा ये लॉ उन सभी प्लेसेस पे इम्प्लीमेंट होता था जिन प्लेसेस को नेपोलियन ने क्या किया था, एनेक्स किया था, जिन प्लेसेस को नेपोलियन ने क्या किया था, एनेक्स किया था, याद रखिएगा। ठीक है, मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो पर्टिकुलर लॉ था जिसको नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड कहा जाता है, ठीक है, रॉबर्ट हॉल्टमैन ने क्या बोला था इस कोड के बारे में। रॉबर्ट हॉल्टमैन ने ये कहा था, एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे वो, उन्होंने ये कहा था कि ये पर्टिकुलर लॉ, ये पर्टिकुलर कोड पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। बहुत ही इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव कोड है ये जो नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है फ्रेंच की सोसाइटी में और उन सभी प्लेसेस पे जिसको उसने क्या किया है, एनेक्स किया है। ठीक है, क्या किया है, एनेक्स्ड, मतलब जिन जगहों पे उसने कब्जा किया है वार के थ्रू। ठीक, तो आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई थी इस लॉ में, वो चीज़ें क्या थी, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक, उन चीज़ों पे आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए यही था वो, ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, यही है वो। ठीक है, यही बुक था या कह सकते हो यही वो क्या कहते हैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट था जिसमें सिविल कोड्स के सारे क्लॉसेस दिए गए थे। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहला क्या दिया गया है, फीडुअल सिस्टम वाज एबॉलिश। फीडुअल सिस्टम क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि राजा महाराजा हैं, ठीक है, राजा महाराजा के पास जो प्रॉपर्टी है, जब वो प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को दे देते हैं, क्या कहते हैं, कह सकते हो लीज पर या टीनेट के बेसिस पे कि आप इस पर काम करिए और इसके बदले में आप मुझे पैसा दीजिएगा। जैसे सपोज करो राजा के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसने किसी कॉमन पीपल को दे दिया वो प्रॉपर्टी कि तुम इस पर वर्क करो और उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे, रेंट पे करोगे। तो यही सिस्टम था फीडुअल सिस्टम। तो इसको एबॉलिश कर दिया सबसे पहले किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, इस लॉ की मदद से। दूसरा क्या किया, दूसरा इसने इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस कर दिया।
ठीक, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है कि अब लॉ के नज़र में, लॉ के विजन में सभी लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे, ना तो कोई क्लर्जी होगा, ना कोई मोनार्की, ना कोई कॉमन पीपल, एवरीवन आर इक्वल। ठीक, तीसरा इसने क्या कहा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज गिवन, अब सभी को ये अधिकार दे दिया गया कि सब अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकें, सभी अपने प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकें, सिक्योर कर सकें। ठीक, चौथा, सर्वडम एंड मोनारियल ड्यू वॉज एबॉलिश। ठीक है, सर्वडम मतलब कोई भी राजा महाराजाओं की गुलामी नहीं करेगा, और मोनारियल ड्यू मतलब कोई भी राजा महाराजाओं को अब किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें इसने चेंज कर दी, किसकी मदद से, सिविल कोड ऑफ 1804 की मदद से। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए उन पॉइंट्स को भी देखते हैं। देखिए इसके बाद क्या कहा, एबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, मतलब जन्म से लोगों के पास जो अधिकार होते हैं, जन्म से लोगों के पास जो उच्च अधिकार होते हैं उसको भी खत्म कर दिया। जैसे कि कोई बच्चा अगर राजा के यहाँ पैदा हो रहा तो उसके पास जन्म से ही बहुत सारे उच्च अधिकार होते थे, तो उन चीज़ों को भी खत्म कर दिया। आगे स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर सिस्टम, एक यूनिफॉर्म वेट और मेजर सिस्टम ले आया। कहा कि पूरे के पूरे जगह पर, पूरे के पूरे फ्रांस में या अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग तरीके के वेट एंड मेजर सिस्टम्स हैं इनको ख़त्म किया जाए और पूरे स्टेट के लिए एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम लाया जाए। ठीक है, ताकि मेजरिंग एंड वेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े किसी भी मर्चेंट और ट्रेडर्स को। ओके, आगे देखिए क्या कह रहा है, इम्प्रूव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी इसने इंट्रोड्यूस कर दिया, इम्प्रूव किया और अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, इन द टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया, गिल्ड पर जो रिस्ट्रिक्शन लगा था उसको इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। किस पर रिस्ट्रिक्शन लगा था, गिल्ड पर। अब ये गिल्ड क्या है, ये गिल्ड सिस्टम क्या है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा था और उस रिस्ट्रिक्शन को नेपोलियन ने हटा दिया इस लॉ की मदद से। तो गिल्ड सिस्टम क्या है, ध्यान दीजिएगा, द एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट और क्राफ्टमैन हु फॉलो द सेम प्रोफेशन केम टू नोन एज गिल्ड। ठीक है, कह सकते हो कि मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का एक ऐसा एसोसिएशन जो किसी सेम प्रोफेशन को फॉलो करते थे, वही सिस्टम कहलाता था गिल्ड। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता था कि इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसे सपोज करो कि 10-15 लोग मिलकर 10-15 लोग एक ही प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना रखा है। तो ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम राजा महाराजाओं की सरकार में नहीं चलता था। ठीक, उस पर पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। लेकिन नेपोलियन जब पावर में आया, नेपोलियन ने जब डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की फ्रांस में, और उन सभी प्लेसेस पे जिसको उसने एनेक्स किया था वार के थ्रू, तो उन सभी प्लेसेस से उसने गिल्ड पर रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। ठीक, आगे देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस पर्टिकुलर लॉ का, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड वॉज टू सिंप्लीफाई ऑल द लॉ सिस्टमाइज इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सारे के सारे लॉ को, सारे के सारे कोड्स को सिंप्लीफाई करना और एक सिस्टमैटिक वे में सबको ले आना, सबको एक सिस्टमैटिक वे में एक सिंगल डॉक्यूमेंट के थ्रू ले आना। ठीक, आगे देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। ठीक, आई होप आप लोगों के सब कुछ समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से ऐसे ही क्विक रिवीजन कर लेता हूँ इन चीज़ों का। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो नेपोलियनिक कोड था, जिसको सिविल कोड भी कहा जाता था, 21 मार्च 1804 को ये क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन में आया, और उन सभी एरियाज़ में ये इम्प्लीमेंटेशन में आया जिन एरियाज़ पे नेपोलियन का कब्जा था। ठीक है, जिन एरियाज़ पे नेपोलियन की डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश थी। वो कौन कौन से एरिया थे, वो फ्रांस तो था ही, फ्रांस के साथ साथ वो सभी प्लेसेस थे जिसको उसने एनेक्स किया था। ठीक, इस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के बाद उसने फ्रांस में और उन सभी प्लेसेस पे कुछ चेंजेस किए। ठीक है, किन प्लेसेस पे, जिन प्लेसेस को उसने एनेक्स किया था। ठीक है, याद रखिएगा, उन सभी प्लेसेस पे और फ्रांस में इसने कुछ चेंजेस किया इस लॉ के थ्रू, और वो चेंजेस क्या थे, वो सारे चेंजेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक, इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस लॉ का, इस लॉ के लाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इस कोड को लॉकर सारे लॉ को सिंप्लीफाई करना और सारे के सारे चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंसंट्रेट करना। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। यही है आपका सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड, जो कि हर बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल दोज या राइट ऑल दोज पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन दी सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। ठीक, या क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, write down all those reforms which are introduced by Napoleon in French society। ठीक है, सारे के सारे वो रिफॉर्म्स लिखिए जो फ्रांस सोसाइटी में नेपोलियन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है राइट एनी 5 और 6 पॉइंट्स ऑफ नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804।
तो कई तरीक़ों से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को कवर किया है तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए